जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्टिव PYQ पार्ट 1 करेंगे। पहले हम आप लोगों को सब्जेक्टिव करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव तो हम एक दिन पहले भी आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, पहले आप लोग सब्जेक्टिव को जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। पहले सवाल में देखिए आपसे बोला है, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई पड़ती है। ये सही सवाल आपके PYQ से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए कवि कहता है कि धरती शुरू में उबड़ खाबड़ और निर्जीव लगती है। एक बात और, हिंदी इलेक्टिव वालों के लिए मेरा स्पेशल वीडियो होता है क्योंकि आप लोग हमारे बेहतरीन स्टूडेंटों में आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने फुल सपोर्ट किया है मुझे। और मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं आंसर करवाऊँगा वो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में होगा ताकि आपको रटना बिल्कुल भी ना पड़े, ठीक है। देखिए कवि कहता है कि धरती शुरू में उबड़ खाबड़ और निर्जीव सी लगती है, लेकिन उसमें जीवन पैदा करने की शक्ति होती है ना, अनाज पैदा करती है ना। जब कंकड़ पत्थर और जहरीले तत्व हटा दिए जाते हैं तब धरती उपजाऊ बनकर बीज उगाती है। उसी तरह मन में भी ऊंच नीच और संकीर्ण भावनाएं होती है, जैसे धरती में होती है ना, उसी तरह मन में भी, जो हृदय को शांत और कोमल बनने से रोकती है। इसलिए कवि ने धरती और मन की भाव भूमि में बहुत समानताएं बताई है कि जिस तरह मन से आप अपना देखिए दूसरों के प्रति जलन होती है, एक और मतलब कि ईर्ष्या होती है, नफ़रत होती है, सब जब आप अपने मन से निकाल दोगे तो आपका दिल बहुत कोमल हो जाएगा, है ना, मन शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम धरती की तरह, ठीक है। आइए, बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिलती है आपको बतानी है। देखिए कवि को बसंत आने की खबर प्रकृति में हुए बदलावों से मिली, जैसे चिड़ियों की चहचहाट, सुगंधित और ताज़ी हवा तथा पेड़ों से झड़ते पीले पत्ते। अपनी इस अनुभूति को पक्का करने के लिए कवि ने घर जाकर कैलेंडर देखा और जानकारी की क्या करी, पुष्टि करी कि क्या वाकई में बसंत आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है कि यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचना करना है आपको, ठीक है। सब PYQ का सवाल है, मेरा कोई भी सवाल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आइए, मैं कोई भी सजेशन नहीं देता हूँ कि 100% लड़ेगा, ये लड़ेगा, वो लड़ेगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ और प्रीवियस ईयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भिड़ जाते हैं, ठीक है। मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लेता कि ये मेरा प्रश्न है, भाई ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जैक का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आ जाओ। सूरदास एक अंधा भिखारी था, उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी थी, थोड़ी सी ज़मीन और जीवन भर की जमा पूंजी थी जो उसके जीवन का सहारा थी। ज़मीन उसके किसी काम की नहीं थी, ठीक है, और उस पर उसके गांव के जानवर चढ़ते थे। झोपड़ी जल जाने पर फिर भी बन सकती थी, लेकिन आग में उसकी सारी जमा पूंजी राख हो गई थी। यानी जब झोपड़ी जल गई तो उसकी जितनी भी पैसे वैसे थे सब जल गए, जिसे जल्दी वापस पाना संभव नहीं था। वह उस धन से मिट्ठू की सगाई और पितरों का पिंडदान करना चाहता था, पर धन खत्म हो गया। इसलिए उसे लगा कि यह सिर्फ फूस की नहीं, उसकी इच्छाओं की भी राख है, वो घर को देख करके, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कहा है कि राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। तो राजा ने लोगों को आंखें बंद करने का अजीब आदेश दिया ताकि उसके अत्याचार, शोषण और बेईमानी को ना देख सके। वह लोगों का मनमाना उपयोग कर उनकी एकता को खत्म कर रहा था। अगर लोग सच देख लेते तो विरोध करते और अशांति फैलती, इसलिए शांति का बहाना बनाकर वह उन्हें सच्चाई से दूर रखना चाहता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पकी फसल से लहलहाते खेत पर निबंध लिखना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अनुकूल मौसम में फसल समय पर पक कर लहलहाने लगती है। बारिश से धान के खेत हरे भरे दिखते हैं, जिन्हें देखकर किसान के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ती है और किसानों की मेहनत सफल होती दिखाई देती है। हल्की हवा चलने पर धान की बालियां झूमने लगती है, यानी झूमती है, मानो प्रकृति ने संगीत छेड़ दिया हो। पकी फसलें किसान की आर्थिक मजबूती के साथ पूरे परिवार की खुशहाली का प्रतीक होती है ना। अब उनको लगता है कि मेरी मेहनत जो है काम आ गई है, अब इसको अनाज को बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, ये सब होता है। जल भराव वाले खेतों में पहली बारिश से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है, जबकि ऊंचे खेतों में नमी बनी रहती है जो फसल की बढ़त में मदद करती है। हरियाली से भरे ये खेत किसानों के जीवन का क्या है, आधार है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल में देखिए कहा गया था कि अपने मित्र को ग्रीष्म अवकाश के साथ व्यतीत करने के लिए निमंत्रण पत्र लिखना था। तो ये सब तो आप लोग आराम से लिख लोगे, परीक्षा भवन रांची ये सब डेट वेट दे देना। प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्ते, मैं कुशल हूँ
और आशा करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ होगे। ग्रीष्म अवकाश आने वाला है, यानी गर्मी की छुट्टी मिलने वाली है। मेरी इच्छा है कि इस बार तुम मेरे गांव आकर छुट्टियां मेरे साथ बिताओ। यहाँ आओगे तो मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगेगा। हम गांव की ताज़ी हवा का आनंद लेंगे, साथ घूमेंगे, समय बिताएंगे। मुझे पूरी आशा है कि तुम अवश्य आओगे। ठीक है। घर में सभी को मेरा प्रणाम कहना और बच्चों को प्यार देना। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र अक्षय। यहाँ पे रांची नीचे लिख देना। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आइए 7 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में कह रहा है कि रिपोर्ट के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं आपको बताना है। देखिए रिपोर्ट के प्रमुख तत्व ये रट लेना आप लोग। ठीक है। शीर्षक पृष्ठ, विषय सूची, कार्यकारी सारांश, परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष, सिफारिशें और परिशिष्ट। ठीक है। ये 8 है। 8 को आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में अगर आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है कि पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी के आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में करना है। ठीक है। आइए देखिए, हर की पौड़ी पर गंगा जी की आरती एक भावनात्मक धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें दीप जलाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, श्रद्धालु गंगा माँ की पूजा करते हैं। ये आरती हरिद्वार के घाट पर शाम को होती है, जिससे हजारों लोग शामिल होते हैं, जिसमें पूरे वातावरण में भक्ति और श्रद्धा का सुंदर माहौल बन जाता है, जिससे लोगों को आध्यात्मिक शांति मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा गया है कि निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है। तो निसंदेह को लेकर के ना, आइए देखिए लेखक ने बताया है कि जब वे हिंदी साहित्य की मंडली में जाने लगे तब लिखने पढ़ने से जुड़ी बातचीत में निसंदेह शब्द का बार बार प्रयोग होता था। लोग उन्हें एक लेखक मानने लगे थे। वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तार और कर्मचारी उर्दू का प्रयोग करते थे, जबकि चर्चा हिंदी साहित्य की होती थी। इसलिए निसंदेह शब्द का उपयोग उस समय हिंदी के प्रति लोगों की गहरी रुचि को क्या करता है, दर्शाता था। सिंपल सी बात मैं इसको समझा देना चाहता हूँ आपको, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। यहाँ पर लेखक जो है एक मंडली में जाता था जहाँ पर ना 8-10 लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे खूब सारी गप्पे शप्पे लड़ाई जाती है। लेकिन वहाँ पर जो अधिकतर उसमें लोग रहते थे, कोई वकील था, कोई मुख्तार था, कोई कर्मचारी था, और सब उर्दू ज़बान के लोग थे। कौन थे? सब उर्दू ज़बान के लोग थे। तो भाई उर्दू ज़बान में ही बात होनी चाहिए थी, लेकिन उर्दू ज़बान में बात नहीं हो रहा था। जबकि जब भी चर्चा होता था तो वहाँ पर अधिकतर वर्ड निसंदेह उपयोग में लिया जाता था। निसंदेह मैं ये काम करूँगा, निसंदेह आपको आना चाहिए मेरे पास, निसंदेह उसको वहाँ जाना चाहिए। तो ये निसंदेह वर्ड जो इस्तेमाल होने लगा, तो ये तो हिंदी का वर्ड है। तो यहीं पर यहाँ पर कहा गया है कि जब वो चर्चा हिंदी साहित्य की होती थी, इसलिए निसंदेह शब्द का उपयोग उस समय हिंदी के प्रति लोगों में गहरी रुचि को दर्शाता था, कि वो लोग हिंदी के प्रति भी प्रेम रखते थे, रुचि रखते थे। बात समझ में आई? यही वो कहना चाहता है, और इसमें कोई खास बात नहीं है, आप लोग बना करके भी लिख सकते हो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव पे भी पूरा फोकस कीजिए आप लोग। ऑब्जेक्टिव का टेंशन ना लीजिए, एग्जाम के पहले मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगा। नहीं होगा तो एक मैराथन लूँगा, सारा का सारा उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए। सारा एग्जाम आप लोगों का अच्छा ही गया है, तो ये भी अच्छा ही जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लें आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में। ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ कॉमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।